आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेट ऑफ एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन और मोज़ेक एवोल्यूशन की। सबसे पहले हम रेट ऑफ एवोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। एवोल्यूशन के प्रोसेस से तो आप लोग सब वाकिफ़ होंगे कि हमने एवोल्यूशन के टॉपिक में क्या पढ़ा था, डार्विन की थ्योरी में क्या पढ़ा था, लामार्क की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले रेट ऑफ एवोल्यूशन के मॉडल्स क्या हैं। रेट ऑफ एवोल्यूशन, पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ एवोल्यूशन होती क्या है। तो रेट ऑफ एवोल्यूशन इसको कहते हैं कि एवोल्यूशनरी चेंज होता है इसमें, ठीक है। इसमें जेनेटिक चेंज की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंज आता है उसे हम रेट ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि हमारे जेनेटिक मेकअप में कोई म्यूटेशन हो जाती है, कोई चेंजिंग्स आ जाती हैं, उसकी वजह से एवोल्यूशन होती है, ठीक है। तो वो एवोल्यूशनरी चेंज जो हो रहा है उसको हम रेट ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। अब रेट ऑफ एवोल्यूशन के दो मॉडल हैं, ठीक है। देयर आर टू मॉडल्स ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ एवोल्यूशन। फर्स्ट इज फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म एंड द सेकंड वन इज पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। हम सबसे पहले फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म को डिस्कस करते हैं। अब रेट ऑफ एवोल्यूशन, फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म और जो हमने पढ़ा है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, सम टाइम वो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म से भी होती है एवोल्यूशन और सम टाइम वो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम से भी होती है, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों से ही होती है, कि फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म भी होते हैं और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम भी होती है, ठीक है। अब फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म हम किसको कहते हैं? द कंसेप्ट दैट एवोल्यूशनरी चेंजेस अकर ग्रेजुअली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। इसमें क्या होता है कि स्पीशीज़ कैन एवॉल्व बाय ओनली, हमने बात की है स्पीशीज़ कैन एवॉल्व ओनली वन और बोथ दीज टू मेथड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वो डिस्कस फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म एंड इन दिस कंसेप्ट द एवोल्यूशनरी चेंजेस अकर ग्रेजुअली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। कि इस एवोल्यूशन में, ग्रेजुअलिज्म में क्या होता है कि वो जो एवोल्यूशनरी चेंज है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। मिलियन ऑफ ईयर्स में वो एवोल्यूशन होती है। लेकिन जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है वो एवोल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ठीक है। वो शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्टर एवोल्यूशन होती है। तो पंक्चुएटेड और फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म क्या हुआ, इसमें डिफरेंस क्या होता है कि फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म में मिलियन ऑफ ईयर्स होते हैं, जबकि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में शॉर्टर एवोल्यूशन होती है, ठीक है, और इससे टाइम कम होता है। चार्ल्स डार्विन बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चार्ल्स ने इस कॉन्सेप्ट पे यकीन रखता था। इट इज़ अ ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेट ऑफ एवोल्यूशन, हाउएवर सम एवोल्यूशनरी चेंजेस अकर वेरी रैपिडली। जो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं इसलिए ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन सम टाइम्स ये रैपिडली भी होता है, ठीक है। लेकिन फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म इटसेल्फ इट्स अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं कि शॉर्टर एवोल्यूशन होती है, ठीक है। Long periods of stasis interrupted by brief period of change are called the punctuated equilibrium mode of evolution. अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्टेसिस का, स्टेसिस और पंक्चुएट। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेसिस क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टेसिस इंटरप्टेड बाय ब्रीफ पीरियड्स ऑफ चेंज। अब यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत अरसे तक स्टेसिस का पीरियड जो है वो चेंज नहीं होने देता, वो उसको इंटरप्ट करता रहता है, ठीक है, और उसको हम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं। इट शोज दैट एवोल्यूशन डज नॉट टेक प्लेस ग्रेजुअली। तो इससे हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन जो है वो डज नॉट टेक प्लेस ग्रेजुअली। बायोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सच रैपिड एवोल्यूशनरी चेंजेस इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ने रैपिड एवोल्यूशनरी चेंज को एक स्मॉल पॉपुलेशन में भी ऑब्जर्व किया। अब स्टेसिस क्या होता है? स्टेसिस और इक्विलिब्रियम, द पीरियड इन विच मैनी स्पीशीज डू नॉट चेंज significantly over millions of years are called stasis or equilibrium. स्टेसिस वो पीरियड होता है कि जब स्पीशीज़ कोई चेंज नहीं करती, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में रहती हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो कोई चेंज नहीं होने देती, कोई एवोल्यूशन नहीं होने देती, तो इसको हम स्टेसिस कहते हैं, ठीक है। और स्टेसिस जो है हम कहते हैं कि ये बहुत स्लो कर देती है इसकी एवोल्यूशन को। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टेसिस। और जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, हमने स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को पढ़ा है ना, तो वो जब स्टेसिस इक्विलिब्रियम होती है तो उस टाइम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो रही होती है उस पीरियड के दौरान,
अब पंक्चुएट किसको कहते हैं? द जियोलॉजिकली ब्रीफ पीरियड ऑफ चेंज इज कॉल्ड पंक्चुएट। ठीक है, एक हमने बात की स्ट्रेसेस की और एक बात की हमने पंक्चुएट की। तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में एक तो स्ट्रेसेस इक्विलिब्रियम होती है कि चेंज बहुत स्लो कर देती है, वो चेंज होने नहीं देती बहुत सालों तक, लेकिन उसके बाद पंक्चुएट आती है। पंक्चुएट में क्या होता है कि ब्रीफ चेंज होता है, अचानक से बहुत रैपिड चेंज होना शुरू हो जाता है। तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में पहले स्ट्रेसेस होगी, उसके बाद पंक्चुएट होगी, दोनों मिलके हम कहेंगे कि ये पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम बनाएंगे। ठीक है, बोथ आर इन्वॉल्व इन पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में। ठीक है, पहले स्ट्रेसेस होगी, फिर उसके बाद पंक्चुएट होगी। अब डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन जो हैं वो इस पीरियड के दौरान होती हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चेंज। ठीक है, स्ट्रेसेस आर इंटरप्टेड बाय इकोलॉजिकल क्राइसिस। दीज इकोलॉजिकल क्राइसिस आर चेंज इन क्लाइमेट आर अ मेजर जियोलॉजिकल इवेंट। सम वेरिएशंस आर सेलेक्टिवली न्यूट्रल आर डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे स्ट्रेसेस में जो है इंटरप्ट कौन करते हैं कि वो उस एवोल्यूशन के प्रोसेस को रोकता कौन है? उसको कुछ इकोलॉजिकल क्राइसिस की वजह से वो नहीं होता, या कोई इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है, जियोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं, उसको स्टॉप कर देती हैं और इसको हम स्ट्रेसेस कह रहे हैं। और कुछ वेरिएशन जो होती है वो न्यूट्रल होती है, और कुछ वेरिएशन जो है उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ वेरिएशन जो है उसके एडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, और हमने इसके एडवांटेजेस भी पढ़े हैं कि वेरिएशंस में भी एडवांटेजेस ओवर द नेक्स्ट 10,000 to 1 lakh years, but new habitats are become available due to ecological events। तो हमें न्यू जो हैबिटेट्स मिली हैं वो उन इकोलॉजिकल जो जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनके बाद हमें मिली हैं। इवेंट्स दैट अकर इन 10,000 to 1 lakh years are almost instantaneous in an evolutionary time frame। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इवेंट्स हमने देखे जो 10,000 से 1 लाख ईयर्स में हमने देखे वो इंस्टेंटेनियस थे। ठीक है, एवोल्यूशनरी टाइम फ्रेम में हमने ये सारे इवेंट्स इन इराज में, इन ईयर्स में देखे। ठीक है, और उन ईयर्स में हमें एवोल्यूशन के बारे में पता चला, वेरिएशन के बारे में पता चला, उससे पहले इसका कंसेप्ट नहीं था। इन ईयर्स में ये एवोल्यूशन हुई। ठीक है, इतना टाइम लगा। Then next this geological brief period of change is called punctuate, then next period of stress start। और इस geologically brief period of change को हम punctuate कहते हैं कि अचानक से change हो जाता है, brief period of change होता है, इसको punctuate कहते हैं। यहाँ पर एक ये आपको पिक्टोरियल व्यू दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये हमारे पास 3 स्पीशीज़ हैं, प्रेजेंट डे स्पीशीज़ हैं ये, और ये एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ हैं। यहाँ पे ये ABC नाम दिए हुए और ये बताया हुआ कि ये सबसे पहले हमारे पास फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म है कि स्लो कंटिन्यूस चेंज इन कलर एंड मार्किंग पैटर्न। ये इसमें बिल्कुल वही हिसाब है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपने सुना होगा ना, तो बिल्कुल वैसे ही कि स्लो है, कांस्टेंट है। ठीक है, इनका वर्क पहले स्लो है, फिर उसके बाद कांस्टेंट वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये रेट ऑफ एवोल्यूशन को बता रहा है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में पहले देखें स्ट्रेसेस है, इसको रोक देता है, नहीं होने देता, अचानक से उसके बाद रैपिड चेंज होना शुरू हो जाता है, पंक्चुएशन होना शुरू हो जाती है, रैपिड चेंज इन कलर एंड मार्किंग पैटर्न्स। ठीक है, अचानक से उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे हम बात करें लाइंस की, अगर बात करें उस पर वो डिफरेंट स्ट्रिप्स होती हैं, कुछ में हमें दिखाई देती हैं उन लाइंस पे वो स्ट्रिप्स ब्लैक कलर की, कुछ पे नहीं दिखाई देती, तो वो भी एक वेरिएशन है, वो भी इसी एवोल्यूशन की बेस पे वो सारा प्रोसेस हुआ। और उसमें तकरीबन 10,000 से 1 लाख ईयर्स जो है, हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा अरसा लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, उसके बाद एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन अकर्स। ठीक है, लेकिन ये एक हम कहते हैं स्लो पीरियड होता है, लेकिन जब स्लो पीरियड के बाद चीज़ें एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाती हैं तो वो सेटल डाउन हो जाती हैं। ठीक है, और उस जो आइडिया ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है ना, ये हमें ग्रेजुअलिज्म के बाद मिला था। ठीक है, पहले हमें कह रहे हैं आइडिया ऑफ पंक्चुएटेड लॉन्ग आफ्टर द आइडिया ऑफ ग्रेजुअलिज्म, कि पहले हमें ग्रेजुअलिज्म के बारे में पता चला कि बहुत टाइम लग रहे हैं, उसके बाद हमें पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का पता चला। तो पहले ग्रेजुअलिज्म आती है, देन पंक्चुएटेड है। अब ये इसकी एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल बताई हुई है, इंसेक्ट पेस्ट्स एंड बैक्टीरिया एक्वायर रैपिड पेस्टिसाइड एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं इसमें इन्वॉल्व। जैसे आगे एक एग्जांपल है, पीटर के ग्रांट स्टडीज़ फिंचेस फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, पीटर के ग्रांट साइंटिस्ट था, इसने फिंचेस जो हैं, जो हमने गैलापागोस आइलैंड में फिंचेस की बात की थी, उसने तकरीबन 20 साल तक उसको स्टडी किया। ही हैज़ शोन नेचुरल सिलेक्शन काज रैपिड मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन द बिल्स ऑफ गैलापागोस फिंचेस। तो इसने देखा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसने जो है बहुत जल्दी उसके मार्फोलॉजिकल करेक्टर में चेंज आया, उसकी बिल्स में चेंज आया, बहुत रैपिडली वो चेंज आया था। ठीक है, दे वर लॉन्ग ड्राई पीरियड फ्रॉम द मिडल ऑफ 1976 टू अर्ली जनवरी 1978, बहुत लॉन्ग पीरियड था। ठीक है, हम कहते हैं देयर वाज लॉन्ग ड्राई पीरियड फ्रॉम द मिडल ऑफ 1976 to early January 1978, the birds developed larger deeper bills during this period। और इस पीरियड के दौरान बहुत हम कहते हैं कि इसमें रैपिडली चेंज आया ना, तो इस पीरियड के दौरान हमने देखा कि बर्ड्स में लार्जर जो बिल्स हैं, लार्जर डीपर बिल्स इस पीरियड में 1976 से 1978 में लार्जर बिल्स जो हैं वो इस पीरियड के दौरान डेवलप हुई। ठीक है, जो लार्जर बिल थी उनकी डीपर बिल थी, वो डेप्थ में जाके अपनी कोई भी फीड जो है उसको ले सकती थी। द बर्ड्स quickly consumed smaller easily cracked seeds early in this dry period। इसी पीरियड के दौरान उन्होंने easily जो cracked seeds हैं उनको भी वो कंज्यूम कर सकती थी। वो बिल्स जो डेवलप हुई ये सारी जो है वो 1976 से हम 1978 के एरा के दरमियान की बात करें। They were forced to turn to larger seeds। ठीक है, therefore the birds with weaker bills were selected। Then measurable change occur in the finch population of the island Daphne major। ठीक है, तो जो फिंचेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स देखी गई और ये चेंज हम कहते हैं मेजरेबल चेंज इनमें हुआ। अगर आगे हम देखते हैं कि कंपैरिजन क्या है फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म का और पंक्चुएटेड ग्रेजुअलिज्म के दरमियान। अगर हम देखें कंपैरिजन क्या है कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम हैज़ वन एडवांटेज। द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम डज नॉट ऑलवेज शो ट्रांजिशनल स्टेजेस बिटवीन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ट्रांजिशनल स्टेजेस जो होती है ना, उसमें पहले हम डेथ रेट की भी बात करते हैं, फिर हम जो है बर्थ रेट, पहले तो बर्थ रेट की बात करेंगे ऑब्वियसली, फिर डेथ रेट की बात होती है। तो ट्रांजिशनल फॉर्म्स में बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक ट्रांजिशनल स्टेज का मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। एक तो इसका फ़ायदा ये था पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का कि फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम डज नॉट ऑलवेज शो ट्रांजिशनल स्टेजेस बिटवीन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ये जो है ट्रांजिशनल स्टेजेस के बारे में नहीं बताता था। ठीक है, ग्रेजुअलिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट एन इवेंट विदाउट ट्रांजिशनल फॉर्म्स टू फॉसिलाइजेशन। पंक्चुएटेड हमें नहीं बताता था, लेकिन ग्रेजुअलिस्ट जो है वो इस इवेंट के बगैर कोई भी कंसेप्ट नहीं देता था, कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता था जब तक उसको ट्रांजिशनल फॉर्म का ना पता हो। बट मैनी ट्रांजिशनल फॉर्म डिसअपियर्ड विदाउट लीविंग अ फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, तो अगर फॉसिल रिकॉर्ड ना हो तो हमें ट्रांजिशनल फॉर्म भी नहीं मिलती। ठीक है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स रैपिड चेंज इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में जो है रैपिडली चेंजेस देखेगी, स्मॉल पॉपुलेशन में, आइसोलेटेड पॉपुलेशन में बहुत जल्दी चेंजेस देखेंगी। This preservation of intermediate forms in the fossil record cannot take place। This rapid place of evolution cause jumps from one form to another। ठीक है, क्योंकि रैपिड एवोल्यूशन हुई, एक फॉर्म से बहुत जल्दी दूसरी फॉर्म बन गई। ठीक है, लेकिन इनके जो इंटरमीडिएट की अगर प्रिजर्वेशन की बात करें कि प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्स इन द फॉसिल रिकॉर्ड कैन नॉट टेक प्लेस, तो वो इनके फॉसिल्स इतने नहीं मिले देखने को। ठीक है, तो इसमें हमने फॉसिल्स की भी बात कर ली कि फॉसिल्स जो है साइंटिस्ट ने फॉसिल्स देखे, कुछ स्पीशीज़ में चेंज आया कि साइंटिस्ट सॉ डैट इन सम स्पीशीज़ चेंज वेरी स्लो बट इन अदर्स इट मस्ट हैव अकर्ड रैपिडली टू बी एबल टू प्रोड्यूस सच चेंज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कि साइंटिस्ट ने देखा फॉसिल्स की, जब उसने स्टडी की तो उसने देखा कि कुछ स्पीशीज़ में बहुत देर बाद चेंज आया, लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ थी जिनमें बहुत जल्दी से चेंज आ गया, थोड़े से वक्त में बहुत जल्दी चेंज आ गया। जैसे फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की हमने बात की कि पहले बहुत साइंटिस्ट ने देखा कि पहले बहुत स्लो चेंज आ रहा है, फिर उन्होंने देखा कि अचानक से रैपिडली चेंज आना शुरू हो गया। ये तो हमने देख लिया फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म क्या होता है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये हमारा रेट ऑफ एवोल्यूशन वाला टॉपिक था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की। जब एवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो उसमें जो है डार्विन ने डीएनए एनालिसिस की भी बात की थी कि हम जब एवोल्यूशनरी चेंज आता है
तो वो किसकी वजह से आता है, वो उसके डीएनए में कोई चेंज होगा तभी तो वो एवोल्यूशनरी चेंज होगा ना। ज़ाहिर सी बात है, डीएनए एक जेनेटिक मेकअप एक ह्यूमन के लिए, एक एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तो वो जेनेटिक मेकअप जो है उसमें कोई म्यूटेशन नहीं आएगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, तो वो कैसे एवोल्यूशन कर सकता है? उसमें जब तक चेंज नहीं आएगा वो आगे नहीं कर सकता कोई भी काम। उसमें चेंज आया तो एवोल्यूशन हुई, उसमें चेंज नहीं आया तो एवोल्यूशन नहीं हुई। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर ऑब्जर्वेबल ऑन अ लार्ज स्केल, therefore many evolutionists study changes in animal structure and function। बहुत ज़्यादा जो एवोल्यूशनिस्ट थे उन्होंने एनिमल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को स्टडी किया। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो हम बिल की बात कर लेते हैं। शेप ऑफ द बिल ऑफ अ बर्ड आर चेंज इन द लेंथ ऑफ एनिमल नेक। जैसे ज़राफ़ा है, जिराफ, उसकी जिराफ एनिमल की नेक की अगर हम बात करें उसमें किस तरह रैपिडली चेंज आया, उसकी लेंथ में चेंज आया। उसके अलावा हमने अगर बर्ड की बिल की बात करें तो फिंचेस की हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि उनके जेनेटिक मेकअप में चेंज आया, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आया, उसके फंक्शन में चेंज आया। ठीक है, वो जिस तरह अपनी सीड्स जिस तरह अपनी खुराक लेते गए, इस तरह उनमें उनके स्ट्रक्चर में उनके फंक्शन में चेंज आता गया और इस तरह एवोल्यूशन होती गई। However, all evolutionary changes takes place due to change in base sequence in DNA and amino acid in proteins। तो उनके डीएनए, उनके अमाइनो एसिड प्रोटीन्स में चेंज आया, फिर एवोल्यूशन हुई। Molecular evolutionists study DNA and proteins for developing evolutionary relationship among organisms। तो वो जो molecular evolutionists थे उन्होंने DNA को स्टडी किया, उन्होंने प्रोटीन को स्टडी किया और फिर उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में रिलेशन देखा। ठीक है, फिर इससे पता चला कि किस पहले क्या थे ये और बाद में किस तरह वेरिएशन आई। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि एक साइटोक्रोम सी एक प्रोटीन होती है, ये एक सेलुलर रेस्पिरेटरी पाथवे है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, रेस्पिरेटरी पाथवे है। ठीक है, जितने भी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मतलब कि जो मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनमें साइटोक्रोम सी सिमिलर होता है। लेकिन अगर वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनमें साइटोक्रोम सी भी डिफरेंट होगा। लिटिल चेंजेस अकर्ड इन साइटोक्रोम सी ड्यूरिंग 100 ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, मिलियन ईयर्स में बहुत थोड़ा सा चेंज देखा गया, माइन्यूट सा चेंज देखा गया। इट सजेस्ट डैट म्यूटेशन ऑफ द साइटोक्रोम सी जीन्स आर ऑलवेज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल हम कहते हैं लीथल को, ख़तरनाक जो होता है। तो ये सजेस्ट किया गया कि अगर तुम साइटोक्रोम सी जीन में चेंज आ जाता है तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। द म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म डाइड एंड रिजेक्टेड बाय द नेचुरल सिलेक्शन। और अगर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और फिर म्यूटेशन की वजह से अगर तो वो सर्वाइव कर जाते हैं ऑर्गेनिज्म तो वो जिंदा रहते हैं। अगर वो म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, वो कोई भी जीन सर्वाइव नहीं कर रही, तो वो फ़ौरन से डाई हो जाते हैं। ठीक है, तो एक जगह अगर इसका एडवांटेज है तो एक जगह डिसएडवांटेज भी होता है। तो साइटोक्रोम सी में बहुत कम चेंज आया, देयरफॉर साइटोक्रोम सी इज़ कंजर्व्ड एवोल्यूशनरली। इसलिए साइटोक्रोम सी को क्या कहा जाता है, कंजर्व्ड एवोल्यूशनरली कहा जाता है। या आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि साइटोक्रोम सी जो है ये एक कंजर्व्ड एवोल्यूशनरली है, नॉन कंजर्व्ड है, हाईली कंजर्व्ड है, ये क्या है। या आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कंजर्व्ड एवोल्यूशनरी प्रोटीन कौन सी है। साइटोक्रोम सी है, कोई और नाम ले सकते हैं, हीमोग्लोबिन कह सकते हैं, मायोग्लोबिन कह सकते हैं। ठीक है, तो आप को पता हो कि साइटोक्रोम सी एक कंजर्व्ड एवोल्यूशनरी होती है। अब कंजर्व्ड हम कहते हैं, कंजर्व्ड कहते हैं कि बहुत इसमें बहुत कम चेंज ना आना। ठीक है, उसी फॉर्म में रहना। तो कंजर्व्ड एवोल्यूशनरी होता है कि रिमेन एसेंशियली अनचेंज्ड, नॉट एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ जीन्स नहीं आती, कोई वेरिएशन नहीं आती, दे रिमेन्ड अनचेंज्ड, कोई इसमें चेंज नहीं आ रहा। नॉट ऑल प्रोटीन्स आर कंजर्व लाइक साइटोक्रोम सी। तो बाकी तमाम प्रोटीन साइटोक्रोम सी की तरह कंजर्व नहीं है। ठीक है, उनमें वेरिएशन भी देखी गई, बाकी प्रोटीन्स में वेरिएशन भी देखी गई। वेरिएशन इन हाईली कंजर्व प्रोटीन्स डेवलप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसी सारी ही हम साइटोक्रोम सी की तरह नहीं कह देंगे कि बाकी सारी प्रोटीन भी कंजर्व्ड है, कोई चेंज नहीं आया। जाहिर सी बात है, चेंज आया तो एवोल्यूशन हुई ना, किसी तो प्रोटीन में किसी तो जीन में चेंज आया। तो इसलिए बाकी जो हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन है उनमें हम कहते हैं उनमें चेंज आया और उनकी वजह से हमने जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे, जो डिस्टेंट ऑर्गेनिज्म थे, उनके दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक किया।
बट लेस कंजर्व प्रोटीन्स आर यूजफुल फॉर लुकिंग एट रिलेशनशिप अमंग बोर, ठीक है। बट लेस कंजर्व प्रोटीन, जो लेस कंजर्व प्रोटीन थी, आर यूजफुल फॉर लुकिंग एट रिलेशनशिप अमंग मोर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। जो मोर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे ना, जो इतने ज़्यादा क्लोज, हम कह रहे हैं मोर क्लोजली, अच्छा मुझे लगा लेस है, लेकिन ये मोर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो थे उनके दरमियान में रिलेशनशिप देखने के लिए हमारे पास एक लेस कंजर्व प्रोटीन जो थी वो बहुत यूज़फुल थी। तो जो लेस कंजर्व्ड प्रोटीन्स थी, नॉट हाईली कंजर्व्ड, हेयर द वर्ड इज़ द लेस कंजर्व प्रोटीन्स। तो जो लेस कंजर्व प्रोटीन थी वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं रिलेशनशिप देखने में जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। जाहिर सी बात है, कम चेंज आता है तो हमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती हैं, ज़्यादा चेंज आता है तो इतनी सिमिलैरिटीज़ दिखाई नहीं देती। सो सम प्रोटीन्स आर कंजर्व्ड एंड अदर्स आर नॉट। तो कुछ प्रोटीन्स कंजर्व हैं, सारी प्रोटीन कंजर्व नहीं होती। देयर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर कंपेयर्ड बिटवीन एनी टू स्पीशीज़, ठीक है। तो हम जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स होती हैं आर कंपेयर्ड बिटवीन एनी टू स्पीशीज़, ठीक है, तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। जीन डुप्लीकेशन क्या होती है? जीन डुप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन आर नॉट सेलेक्टेड। कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं कि जो सिलेक्ट नहीं होती, ठीक है। जीन डुप्लीकेशन का वर्ड है कि जीन डुप्लीकेट हो रही है, ठीक है। समटाइम्स एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ जीन इज़ प्रेजेंट। समटाइम क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी जीन की बन जाती है, ठीक है। एक कॉपी मॉडिफाइड होती है, दूसरी कॉपी जो होती है वो एसेंशियल प्रोटीन के सिंथेसिस में रोल प्ले करती है। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल कैन अराइज बाय जेनेटिक डुप्लीकेशन। तो वो जो एक्स्ट्रा मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल बनता है वो किसकी वजह से बनता है? वो जीन डुप्लीकेट होती है उसकी वजह से। एक तो मॉडिफिकेशन का काम कर रही होती है, फिर बाकी जो दूसरी होती है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो जो एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इस कॉल्ड जीन डुप्लीकेशन। तो वो जो अचानक से कोई जीन की डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, क्रोमोसोम में, उसे हम जीन डुप्लीकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर अराइजन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम वर्टिब्रेट की हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की बात करें तो वो कहाँ से अराइज हुए थे? वो उनके कॉमन, फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर मॉलिक्यूल, उनका जो एंसेस्टर था वो कॉमन था, ठीक है, दोनों का एंसेस्टर कॉमन था, दोनों वहाँ से आई। हीमोग्लोबिन का काम था कि वो ऑक्सीजन को कैरी करती है रेड ब्लड सेल्स में, जबकि मायोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है किसमें? मसल्स में। तो इनका इंसिस्टर एक था, कॉमन था। द इंसिस्टर मॉलिक्यूल कैरिड आउट बोथ फंक्शंस। तो वो जो इंसिस्टर था ना, वो मायोग्लोबिन का भी काम करता था, हीमोग्लोबिन का भी, कि वो रेड ब्लड सेल्स को भी, रेड ब्लड सेल्स में भी ऑक्सीजन को कैरी करता था और उसको स्टोर भी करता था। इसलिए कहा जाता है कि इनका कॉमन इंसिस्टर सेम था। हाउएवर, जीन डुप्लीकेटेड अबाउट 1 बिलियन ईयर्स अगो, जीन डुप्लीकेटेड जो है वो तकरीबन 1 बिलियन ईयर्स अगो पहले देखी। इट इज़ फॉलोड बाय म्यूटेशन ऑफ वन जीन, ठीक है। दिस टू पॉलीपेप्टाइड मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आर फॉर्म्ड। कि जब जीन डुप्लीकेशन और म्यूटेशन देखी गई तो दो हमने देखी कि दो पॉलीपेप्टाइड मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन बनी। फर्दर जीन डुप्लीकेशन अकर्ड ओवर द लास्ट 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है। पहले हमने बात की 1 बिलियन ईयर्स अगो पहले की, उसके बाद हमने 500 मिलियन ईयर्स की बात की, तो वहाँ पे फर्दर जीन की डुप्लीकेशन देखी गई। पहले जब देखी गई तो 2 पॉलीपेप्टाइड मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन बनी, लेकिन 500 मिलियन ईयर्स के बाद जब मज़ीद जीन की डुप्लीकेशन हुई तो हीमोग्लोबिन जो थी मोस्ट वर्टिब्रेट्स में जो देखी गई वो तकरीबन 4 पॉलीपेप्टाइड थी, ठीक है, सिवाय प्रिमिटिव फिशेस के। बाकी सब में 4 पॉलीपेप्टाइड थी एक्सेप्ट प्रिमिटिव फिशेस, एंड दैट इज़ जीन डुप्लीकेशन। नेक्स्ट दी मोज़ाइक एवोल्यूशन। मोज़ाइक एवोल्यूशन अब हम किसे कहते हैं? अ चेंज इन पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म while the basic form of the organism is retained is called mosaic evolution। अब मोज़ाइक एवोल्यूशन हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरी चेंज आ जाता है। अब एक ऑर्गेनिज्म है, उसके कुछ हिस्से में, उसके कुछ बॉडी के पार्ट में, उसके कुछ सिस्टम में चेंज आ जाता है, लेकिन बाकी जो उसका हिस्सा है ना वो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल वैसी रहती है, ठीक है। A change in portion of an organism while the basic form of the organism is retained is called mosaic evolution। कि उसके कुछ हिस्से में चेंज आता है लेकिन बाकी जो उसकी बेसिक ऑर्गेनिज्म है उसमें चेंज नहीं आता, इसको मोज़ाइक एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। कि evolutionary change takes place in some body parts of organism without simultaneously change in other body parts is called mosaic evolution, ठीक है। अब रेट ऑफ एवोल्यूशन कैन वेरी बोथ इन पॉपुलेशन एंड इन मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर। तो जो रेट ऑफ एवोल्यूशन है वो वेरी करता है, पॉपुलेशन पे भी, मॉलिक्यूल्स पे भी, स्ट्रक्चर पे भी वेरी करता है, ठीक है।
A species is a mosaic of different molecules and structure. तो इनके जो मोज़ाइक स्पीशीज़ है ना, इनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके रेट्स भी डिफरेंट होंगे, रेट्स ऑफ एवोल्यूशन. सम मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व्ड इन एवोल्यूशन, अदर मॉलिक्यूल चेंज मोर रैपिडली. कुछ इनके मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर जो हैं वो कंजर्व थे, लेकिन कुछ में बहुत ज़्यादा चेंज देखा गया. फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में हाईली कंजर्व स्ट्रक्चर, ठीक है. दे हैव स्ट्रक्चर लाइक फीदर्स, बिल्स एट अ सर्टेन बॉडी फॉर्म. उनमें फीदर्स हैं, बिल्स हैं, बॉडी फॉर्म की अगर बात करें, देयरफॉर दे आर इजीली रिकग्नाइजेबल एज बर्ड्स. हालांकि उनमें चेंज भी आया, ठीक है, हाईली कंजर्व स्ट्रक्चर्स थे, चेंज थोड़ा बहुत आया, लेकिन हम अभी भी बर्ड्स को, जितने भी आप बर्ड्स देख लें, आप जो है क्रो देख लें, उसके अलावा जो है आप स्पैरो देख लें, ठीक है, पिजन देख लें, अब जितने बर्ड्स देख लेते उनके फीदर्स जो हैं वो सेम होंगे, उनकी बिल्स भी हमें वैसी ही नजर आती हैं, ठीक है. हालांकि वो जो है चीज़ें डिफरेंट यूज़ करेंगे अपने खुराक के लिए, ठीक है, खाना उनका अलग होगा, लेकिन उनकी बॉडी फॉर्म ऐसी है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये बर्ड है. जैसे अगर आप किसी बर्ड को देख के ये नहीं कह देते कि हाँ ये जो है ये बफलो है, या आप किसी बफलो को देख के ये नहीं कह देते कि ये बर्ड है, ठीक है. तो इतना जो है इनमें हम इजीली रिकग्नाइजेबल कर सकते हैं, ठीक है. मोज़ाइक एवोल्यूशन में क्या होता है कि हम इजीली रिकग्नाइजेबल कर सकते हैं कि उसकी एक पोर्शन में चेंज आया. जैसे कि हम अगर बर्ड की बीक में चेंज आया, कि बिल जो है उसमें चेंज आया, बाकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेम था. अगर उसके फीदर्स में चेंज आता है तो बाकी जो है बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है. जैसे कुछ जो है अपने फीदर्स को टैपिंग करती हैं, उसकी फ्लैपिंग करती हैं, ठीक है, कुछ नहीं करती. तो ये मोज़ाइक एवोल्यूशन है, ठीक है. होवेवर पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्रोटीन्स आर लेस कंजर्वेटिव. कुछ में चेंज आया लेकिन कुछ लेस कंजर्वेटिव थी, कुछ हाईली कंजर्वेटिव थी, कुछ लेस कंजर्वेटिव थी, ठीक है, कि कुछ में चेंज आ गया, कुछ में नहीं आया, ठीक है. दे हैव हायर रेट ऑफ चेंज. विंग्स हैव बीन मॉडिफाइड. विंग्स डिफरेंट तरह के होते हैं, तो विंग्स जो है वो मॉडिफाइड होते गए. जैसे कि हॉवरिंग की बात करते हैं हम, ठीक है. हॉवरिंग हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स. हॉवरिंग जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं ना, उसमें डिफरेंट विंग्स होते हैं, हर बर्ड के डिफरेंट होते हैं. स्पैरो के अलग होते हैं, पिजन के अलग हैं, क्रो के अलग हैं. अब डिफरेंट देख ले, आउल के अलग होंगे, ठीक है. तो वो डिफरेंट उनके फ्लाइट ऑफ बर्ड्स बोला जाता है होवरिंग. उसके अलावा सोरिंग हम कहते हैं. सोरिंग कहा जाता है कि बर्ड्स कैन मेनटेन फ्लाइट विदाउट विंग फ्लैपिंग. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने परों को ना बिल्कुल ऐसे सीधा रखते हैं, उनको ऐसे फ्लैपिंग नहीं करते. जैसे आपने कभी ईगल देखी होगी, ईगल बिल्कुल जो है उसके जो विंग्स है वो स्ट्रेट रहते हैं, ठीक है, और वो फ्लैपिंग नहीं कर रही होती. उसके अलावा स्विमिंग करते हैं कुछ. सिमिलरली इसी तरह उनकी लेग्स जो हैं वो भी मॉडिफाइड हुई. जैसे अगर वेडिंग की बात करें, वेडिंग हम कहते हैं कि वो अपने जो कम पानी होता है ना, जो कम गहरा पानी होता है, बर्ड्स अक्सर आपने कम गहरे पानी में देखे होंगे, तो कुछ जो है वो कम गहरे पानी में रहती थी, कुछ स्विमिंग करती थी, लेकिन कुछ पर्चिंग भी करती थी. पर्चिंग का तो आपको पता ही होगा, ये मैंने पहले भी बताया था कि वो बिल्कुल हम जो पर्चिंग बर्ड्स होते हैं ना, पर्चिंग बर्ड्स हम कहते हैं कि किसी भी आप वायर पे अगर कोई है बर्ड, तो वो अपने पंजे उस पर बिल्कुल ऐसे गाड़ देता है, ठीक है. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोज़ाइक एवोल्यूशन. ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं? ये मोज़ाइक एवोल्यूशन की हैं. तो ये हमने अपना जो एवोल्यूशन का टॉपिक है आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. रेट ऑफ एवोल्यूशन, मोज़ाइक एवोल्यूशन, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट डिटेल में देख लिया है, ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमने अपने एवोल्यूशन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है.